20-22 दिन बचे हैं, जेईई मेंस का पेपर है। बहुत ढेर सारा पढ़ रखा है, लेकिन समराइज करने का समझ नहीं आ रहा है। क्या इन 20 दिनों में भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मिरेकल हो जाए? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि मेरा सारा प्लानिंग ऐसा हो जाए कि मैं फर्स्ट जेईई मेंस भी बेहतर कर जाऊं? बहुत से ऐसे सवाल इस समय दिमाग में गूंज रहे हैं आपके, और मैं इसे बहुत बेहतर समझ सकता हूं। गाइस, आई माई सेल्फ बीएस चौहान, 20 साल से मैं आपके लिए इसी काम को कर रहा हूं। तो बेहतर है कि बिना टाइम वेस्ट करे हम आपके इन सारे सवालों के जवाब दें। तो ये सेशन आज का इन्हीं ढेर सारे सवालों पर बेस्ड है कि क्या करें इन 20 दिनों में कि हम सबसे बेस्ट आउटपुट पा पाएं अपने एफर्ट्स का। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस चीज के हर चीज के लिए एक प्रिपरेशन होती है। तो हमें इस चीज की प्रिपरेशन दो पार्ट में करनी चाहिए। एक हमें खुद पर प्रिपरेशन करनी होगी और एक हमें सब्जेक्ट पर प्रिपरेशन करनी होगी। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कभी 20 दिनों में नहीं होती। सब्जेक्ट समराइज हो सकता है 20 दिनों में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ आज है, इस वक्त है, तो वो ये है कि आपको खुद पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। इन 20 दिनों में आप खुद पर क्या काम करें, इस पर पॉइंट बाई पॉइंट आपसे बात करता हूं। सबसे पहला ये कि बहुत से बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी। अभी तो गवर्नमेंट ने 4 अटेम्प्ट का ऑप्शन दे दिया है। अब 4 अटेम्प्ट का ऑप्शन दे दिया है, तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट इतना इंपॉर्टेंट थोड़ा ना है? कोई जरूरी नहीं है। हम सेकंड में अच्छा कर लेंगे, सेकंड में बैठेंगे तो हम थर्ड में अच्छा कर लेंगे, नहीं तो हम फोर्थ में अच्छा कर लेंगे। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट, अगर ये ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है तो इसे ऑमिट कर दीजिए। जब आप पहला अच्छा करते हैं तो ही आप दूसरा बहुत अच्छा करते हैं, और जब आप दूसरा बहुत अच्छा करते हैं तो थर्ड अटेम्प्ट आपका और अच्छा जाता है। दिस इज द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। अगर आप पहला खराब करते हैं तो फिर उल्टा चलता है कि दूसरा आपको सपोर्ट नहीं मिलता फर्स्ट का दूसरे में, और ये चीज आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, एक्चुअली ये चीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करती। सो फ्रॉम माय ओपिनियन, इफ यू आर आस्क्ड, आई विल टेल यू वन थिंग ओनली, क्या कि फर्स्ट अटेम्प्ट को आप पूरी ताकत, पूरी दम के साथ दें। मैंने कभी नहीं कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा करना जरूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छा करने के लिए देना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात यह है। तो अपने को प्रिपेयर कर लीजिए, क्या कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल प्रिपरेशन के साथ देना है। हमें चारों अटेम्प्ट देने हैं, पर फर्स्ट पर हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो फर्स्ट हमें ऐसे देना है जैसे ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, फिर हम अगले अटेम्प्ट की बात करेंगे। दूसरा, हमको अपने ऊपर सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। गेट योर ओन कॉन्फिडेंस। आप कर सकते हैं। अगर यह भरोसा आपका है तो ही सब कुछ पॉसिबल है। आगे की जो भी प्लानिंग मैं आपसे करने वाला हूं, मैं आपसे जो भी डिस्कशंस करने वाला हूं, डियर, इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिसको खुद पर भरोसा है वो ये सारी चीजें, ये सारी की सारी बातें एग्जीक्यूट कर पाएगा प्रॉपरली। नहीं तो ये प्लानिंग ही रह जाएगी। एग्जीक्यूशन केवल वही करते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस है। तो दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। यू कैन डू, एंड डेफिनेटली यू कैन डू। दुनिया में सारी चीजें बच्चों ने ही करी हैं, कैंडिडेट्स ही करते हैं, हम सभी ही करते हैं। तो कैंडिडेट्स कहीं अलग से थोड़ा ना आएंगे, हम ही में से होते हैं। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, क्वाइट पॉसिबल कि हम इसे आराम से कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट जो अपने ऊपर वर्कआउट की जरूरत है, उसमें यह है कि आप अपने एक्यूरेसी पर, आप अपने टाइम मैनेजमेंट पर, आप अपनी स्पीड पर, इन पर वर्क करें। अब इन पर वर्क कैसे करना है, देखिए ध्यान से। जैसे अगर आपको अपना टेम्परामेंट इंप्रूव करना है, तो टेम्परामेंट का मतलब हो गया कि उस समय आपकी नर्व्स कितनी कूल रहती हैं। जब आप एग्जामिनेशन में होते हैं तो आपकी नर्व्स कितनी कूल होती हैं, आप कितना काम होकर वो एग्जामिनेशन पेपर फेस करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियसली, एक ही कैलिबर के आप मान के चलिए कि हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, फिर वो डिफरेंशिएशन कैसा होता है, वो उस 3 आवर्स में
कौन कितना बेहतर परफॉर्म करता है ये लैंग्वेज में बोलते हैं। एक्चुअली किसकी नर्व्स कितनी कूल रहती हैं, कौन कितना काम होकर पेपर दे पाता है, इस पर डिपेंड करता है कि फाइनली वो कहां एग्जिस्ट करता है। सो गाइज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि हमको सबसे पहले अपने टेम्परामेंट पे काम करना चाहिए, तो फिर एक्यूरेसी, स्पीड एंड ऑल ये अपने आप इंप्रूव हो जाए। ठीक, तो आपको टेम्परामेंट पर काम करने का, टेम्परामेंट पर प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है? हमने आपसे कहा कि आप पहली बात तो कॉन्फिडेंस रखिए, और दूसरी बात आप ये मानकर चलिए कि अगर कोई चीज आपको नहीं आती तो फिर दूसरों को भी नहीं आती होगी। और जो ऐसा सोच लेता है वो उस समय सिर्फ अपने कैलिबर के हिसाब से काम करता है, उसमें दूसरों की नेगेटिविटी कभी वर्क नहीं करती है। तो जो आपसे नहीं बना, आप तो यूं ही मान लीजिए कि बाकियों से भी नहीं बनेगा, भले उनसे बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। एट दैट टाइम यू आर द ओनली कैंडिडेट फेसिंग दैट पेपर। आप अपने हिसाब से सोचिए, खत्म। तो टेम्परामेंट पर काम करने का सबसे सबसे सिंपल तरीका तो यही है। दूसरी बात, कभी भी पेपर मार्क्स कितने आएंगे सोचकर नहीं देना चाहिए। हमें पेपर बस इसलिए देना चाहिए कि भाई जिसका हमने 2 साल से इंतजार किया, 2 साल प्रिपरेशन करी, वो टाइम को हम बहुत उत्सुकता के साथ ले रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट के साथ ले रहे हैं, या फिर हम बहुत नर्वसनेस के साथ फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली वो टाइम है अपना एग्रेशन दिखाने का, वो टाइम डिप्रेशन दिखाने का नहीं होता। तो इसका मतलब है यू फाइट देयर लाइक ए वॉरियर। आप वहां पर ऐसे फाइट कीजिए जैसे एक योद्धा फाइट करता है। बेस्ट, सवाल बने नहीं बने इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल करना है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहली बात तो अपने टेम्परामेंट पर काम करते समय आपको इस पॉइंट को भी कंसीडर करके चलना चाहिए। नेक्स्ट, तो गाइज अगर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें कि अपने ऊपर कौन कौन से काम करने हैं, तो उस सीरीज में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपनी स्पीड पर भी वर्क करके रखें। मैं अभी कोई सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल। सब्जेक्ट तो तब आएगा जब आपके साथ ये सारे फैक्ट्स वर्क कर रहे होंगे, तब तो कोई सब्जेक्ट बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको तीनों ही देने हैं। इसका मतलब हो गया कि अब आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपका स्पीड कैसा है। और बेटा, स्पीड की प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बिल्कुल जब तक पेपर नहीं है तब तक रेगुलरली एक पेपर स्टॉप वॉच लगाकर टाइम पर देने की डेली हैबिट डाल दें। सिर्फ इसका एक ही फायदा होगा कि कई बार आपको क्या लगता है कि मेमोरी सिर्फ यहीं पर सेव होती, नहीं। आपने कभी देखा है कि आपकी मेमोरी यहां भी होती है, फिंगर्स में भी मेमोरी सेव हो जाएगी। कैसे, आप सोचिए। तो कभी आपने इमेजिन कीजिए कि क्या आप जब आप कभी कुछ टाइप करते हो, अच्छा चलिए आप कभी पासवर्ड डालते हो, आप सोचिएगा कभी आप पासवर्ड डालते हो, तो अगर आपको पासवर्ड बताना हो तो शायद आपसे गलती हो जाए, पर आप यूं 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 टाइप करके एंटर मारते हो और ओके आ जाता है। क्यों? कभी जब टाइप करते हो तो कुछ चीजें यहां याद हो जाती हैं, आप बस यूं टाइप कर देते हो। तो ये वो सारी बातें हैं। इसका मतलब होता है कि अगर हम कंटिन्यूअस एक प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ चीजें हमारी इनबिल्ट हैबिट में आ जाएंगी। जैसे आपने डेली स्टॉप वॉच लगाकर, जैसा मैंने कहा, आप पेपर दीजिए, ट्रस्ट मी, आपकी स्पीड खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। अपने आप देखोगे कि वो पेपर आप बेहतर अटेम्प्ट कर रहे हो, बेहतर फेस कर रहे हो। ऑलराइट, तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक तो ये पॉइंट हो गया कि स्पीड पर ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पर वर्क करना चाहिए। अब देखो, एक्यूरेसी किसी के कहने से ना बढ़ती है ना घटती है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो फिर आप बोलोगे कि सर एक्यूरेसी पर वर्क करेंगे कैसे? ये कोई ऐसा काम तो है नहीं कि मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एक्चुअली मेरा एक्यूरेसी से सिर्फ ये मतलब है कि आप क्वेश्चन के सिलेक्शंस कितने बेहतर करते हो। ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन गलत सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो उसे गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं लालच में आकर, और फिर नहीं। एक्चुअली एक्यूरेसी सिर्फ इस बात से बेहतर हो सकती है, जिस पर आप काम कर सकते हो, वो ये है कि आप बिना लालच आए
खुद को ज्यादा बेहतर समझते हुए आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिनको आप वहां पर कर पाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए। आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करना आना चाहिए। आप गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हो, आपको उसमें बहुत सा टाइम खराब हो जाता है, ये सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस को खराब करता है। तो इसका मतलब हो गया कि एक्यूरेसी इंप्रूव करने से मतलब यह है कि आप अपने बारे में कितना बेहतर जानते हैं। जितना एक्यूरेटली आप खुद को जानेंगे कि मैं ये अटेम्प्ट करूं, मैं ये अटेम्प्ट करूं, मैं ये ना अटेम्प्ट करूं, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसको खुद को समझना आ गया, जो खुद को बेहतर समझता है, जो अपनी स्टडीज को बेहतर समझता है कि उसने क्या बेहतर समझ के रखा है। तो आप अपनी एक्यूरेसी पर काम कर रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट, और वो ये है जो आपको जरूर काम करना चाहिए, और वो ये है कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी वर्क कर लें। इन दिनों में आप ये काम कर सकते हैं, बेहतर होता है। जैसे क्या होता है कि अगर आपको दोपहर में सोने की आदत है तो डेफिनेटली आपको उस समय नींद आने लगेगी। आपको अगर ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद नींद आप कंटिन्यू लेते रहे हैं, तो आप एक दिन अगर ऐसा कोशिश करें, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, मैं मान लेता हूं, पर अगर आपको खाना खाने के ठीक बाद मैं बोलूं पेपर अटेम्प्ट करो, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जैसी आपकी एक्चुअली होनी चाहिए थी। द रीजन वाज दैट ओनली, क्या कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक इस हिसाब से सेट नहीं थी। उस समय आपको एक्चुअली ड्राउजीनेस फील हो रही थी, उस समय आपको नींद सी आ रही थी। तो आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी काम कर लें। अगर आपके पेपर का टाइमिंग ये है, आपकी शिफ्ट ये है, तो डेफिनेटली आपको उस समय बेस्ट एक्टिवेटेड फॉर्म में होना चाहिए। आपका दिमाग उस समय सबसे बेहतर वर्क कर रहा हो, इसके लिए आपको केवल अपने क्लॉक को सेट करना है, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है कि भाई हमारा मनोमस्तिष्क इस बात के लिए अंदर से रेडी रहे कि यही वो समय है जिस समय पेपर होता है। कुछ हो ना हो, आपको आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड जरूर दिखेगी। डेफिनेटली आई अश्योर यू कि आपको वो परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड दिखेगी। ऑलराइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करना है। डोंट गेट दैट प्रेशर। आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। अगर आपको सारे आते हैं इट्स ओके, अगर आपको दो नहीं आते हैं इट्स ओके। और इस बार का पैटर्न तो आपको रिलेटिवली ये ऑप्शन खुद व खुद भी दे रहा है। अगर आपके पास टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, अब उन 30 क्वेश्चंस में से जो इंटीजर टाइप के आपके पास क्वेश्चन है 5, उनमें 5 की जगह उसने क्या दे दिए 10। अब अगर 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो आपको इसीलिए दिए हैं कि यू कैन सेलेक्ट विच 5 यू वांट टू डू। तो मैंने आपको जो पॉइंट बताया था ना कि सेलेक्ट द राइट क्वेश्चंस, ये ऑप्शन भी वो आपको दे रहा है। तो पहली बात तो ये कि आप सारे क्वेश्चन करने हैं का प्रेशर नहीं लेना है। हमको वो सारे करने हैं जो हमें आते हैं। आप इतना सिर्फ सोचिए कि हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन ना छूट जाए जो मुझे आता था और हम नहीं कर पाए। देन दिस इज द बेस्ट एफिशिएंसी व्हाट वी कैन, ये सबसे बढ़िया चीज। आप अगर इस प्रेशर को लेकर जाते हैं कि नहीं नहीं हमको तो सारे क्वेश्चन करने हैं, तो गाइस सबसे सबसे बुरा प्रेशर बस यही होता है। एक क्वेश्चन नहीं आने का मतलब होता है हम पूरे टेम्परामेंट को खराब कर लेते हैं, और हमको पूरे पेपर देते समय सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि वो क्वेश्चन नहीं किया। बाकी के आपने 24 कर दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं किया। और वो नहीं किया अगर पहला हुआ तो बाकी के 24 क्वेश्चंस इन्फ्लुएंस होंगे, वो क्वेश्चन अगर दूसरा हुआ तो बाकी के 23 क्वेश्चंस इन्फ्लुएंस होंगे, और वो क्वेश्चन अगर 25th हुआ तो डेफिनेटली यू आर द लकी वन, केवल वही क्वेश्चन इन्फ्लुएंस होगा। तो बेटा ये तो पता ही नहीं है कि वो क्वेश्चन कौन सा होगा जो नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा वो आपका टेम्परामेंट खराब करेगा अगर आप उस प्रेशर में जाते हो कि मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं। सो ट्रस्ट मी कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? तो मेरे हिसाब से सिर्फ आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। दैट्स इट, सो सिंपल। इज इट क्लियर? इसके बाद ये तो बात हो गई कि हमें अपने लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, हमें खुद पे क्या तैयारी करनी है। और दूसरा पार्ट है कि हमें अब सब्जेक्ट पर क्या तैयारी करनी है। तो देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सब्जेक्ट की तैयारी कभी 20 दिनों में नहीं होती।
तो फिर इन 20 दिनों में क्या हमें सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है? नहीं। अब मुझे एक्चुअली इन 20 दिनों में ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे ये 20 दिन बेस्ट यूटिलाइज्ड डेज की तरह हो जाएं? बहुत सिंपल सी बात, आई हैव ए गुड प्लान फॉर यू एंड आई होप इफ यू विल फॉलो इट यू विल सी द डिफरेंस इन द रिजल्ट ऑल्सो। क्या है प्लान? सुनिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैं जो बात आपसे सब्जेक्ट की पर्टिकुलर करूंगा उसमें तो मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी बातें बता पाऊंगा, लेकिन जो जनरल बातें हैं वो आप यूजुअली फॉलो कर सकते हो। जैसे अभी हम आपको जनरल प्लान बता रहे हैं। जनरल प्लान ये कहता है कि मुझे एग्जाम पेपर फेस करने से पहले 20 दिनों में ऐसा क्या करना चाहिए ये 20 दिन बेस्ट यूटिलाइज्ड डेज जैसे हो जाए। तो मेरा जवाब है आपको मेरे कहे ये पॉइंट्स पर गौर करना चाहिए। पहला, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, अगर आपने पढ़ी है तो दोबारा पढ़ लीजिए, और अगर आपने दोबारा पढ़ी है तो तीसरी बार पढ़ लीजिए, और अगर आपने 50 बार पढ़ी है तो 51वीं बार भी पढ़ लीजिए मेरे कहने से। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने जो भी अपने नोट्स बनाकर रखे हैं, जो भी आपके अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, यू रिवाइज देम, पलट लीजिए। उससे बढ़िया रिवीजन कोई भी नहीं होता। आप अपने लिखे हुए नोट्स जब पलटते हो तो सबसे फास्ट रिकॉलिंग उसी की होती है। आपको एग्जाम में वो लेफ्ट में लिखा है, रेड कलर से लिखा है, इस कॉर्नर पे लिखा है, सब कुछ रिकॉल होगा, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्टोरियल मेमोरी लेता है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने जेई मेंस के क्वेश्चंस अभी तक नहीं किए हैं तो जेई मेंस के क्वेश्चंस आपको इस कंडीशन में, मैं आपसे बहुत खुलकर ये बात बोलता हूं कि आप उसे एग्जाम की तरह सॉल्विंग मत करें। आप तो उसे सॉल्यूशन देखकर भी अगर कर डालते हैं सारे क्वेश्चंस इस वक्त में, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेनिफिशियल पार्ट होगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। तो आपको जेई मेंस के क्वेश्चंस, आस्क्ड क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास, इसी ऑर्डर में चलना है, इसके बाद अगर आपके पास टाइम है नेक्स्ट, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि जो जेई एडवांस के वन ऑप्शन करेक्ट है, वन ऑप्शन करेक्ट याद रखिएगा, वो वन ऑप्शन करेक्ट आपको कर लेने चाहिए। हम बार बार आपसे ये बात कह रहे हैं कि इस समय बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप खुद को चेक करें। नो, ये चेक करने का वक्त नहीं है। आप उन्हें क्वेश्चन पढ़ें और अगर सीधा समझ में आ गया तो सॉल्यूशन देख लें, और नहीं समझ में आए तो भी जल्दी से सॉल्यूशन देखकर आगे बढ़ जाएं। बिकॉज अगर आपने ये सर्किल कंप्लीट किया, रिवीजन किया, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और इतने कम टाइम में देखी हुई चीजें मोस्टली आपको याद रह जाती हैं। आपने इतनी तैयारी कर रखी है तो डेफिनेटली मैं ये मानकर ही चल रहा हूं, आपको खुद पर भरोसा हो ना हो, मुझे भरोसा है कि कोई भी बच्चा इस स्टेज पर नॉन सीरियस होता ही नहीं है। उसने बहुत सी पढ़ाई कर रखी होती है, बस उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से कई बार वो खुद को, है ना, एलिगेट करता है कि नहीं नहीं मैंने पढ़ाई नहीं करी एक्सेट्रा। बट आपने अच्छा किया है, आप मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छा किया है। बस आप जो भी कर चुके हैं उसके बाद आगे के ये 20 दिन उसमें बहुत बेहतर ऐड कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इसके करने के बाद टाइम बचा पाते हैं तो अगला पार्ट ये है कि जो एनटीए ने पेपर कराए हैं, वो एनटीए के पेपर, उसने प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको दिए हैं। ऑलराइट, तो वो प्रैक्टिस पेपर्स आपको एक क्वेश्चन बैंक समझकर सॉल्व कर देना चाहिए। यू हैव गॉट द आंसर्स आल्सो देयर। ऑलराइट, तो आपने वो जो एनटीए के सैंपल पेपर्स आपको दिए गए हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को आप फटाफट 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 आंसर देखकर, सॉल्यूशन देखते हुए तेजी से कवर कर लें, जितने मैक्सिमम कर सकते हैं। आई कैन नॉट फोर्स यू कि आप पूरे 100 पेपर कर लें, नो। उसमें से बहुत से पेपर तो आपने ऑलरेडी दे दिए होंगे, पर जो पेपर आपने नहीं दिए, जो पेपर अनटच्ड छूट गए, तो कोई बात नहीं, उनको क्वेश्चन बैंक समझ के कर लीजिए। और अगर आप इतना करके बैठ जाते हैं, ट्रस्ट मी, अपना टारगेट पूरा हो गया। ये वो 20 दिन का बेस्ट प्लान है जो हम इन 20 दिनों में अगर एग्जीक्यूट कर लेते हैं
तो भरोसा रखो हम इसका सबसे बेहतर आउटपुट पा जाएंगे। ठीक, और हमने तो आपको वैसे भी बताया कि दिस इज योर फर्स्ट जेई मीन्स 23 से लेकर 26 फेब के बीच में आपको ये पेपर्स होने हैं। तो आप भरोसा रखिए कि अगर पहले के लिए आप इतना प्रिपेयर्ड होंगे तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो आप पहले को पूरा टारगेट मानकर इस पर अटेम्प्ट लीजिए। ठीक बात है। अब रही बात है कि चूंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो आप मुझसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि चौहान सर अगर आप ये बता पाते कि चला केमिस्ट्री में कुछ ऐसा खास देखना है क्या जो मुझे कर लेना चाहिए, तो हाँ, मैं मेरे सब्जेक्ट में आपको लंबा समय मैंने आपको सर्व किया है, तो डेफिनेटली आई हैव सम एक्सपीरियंस अबाउट इट कि मैं आपको कह सकता हूं कि ये चीजें देख ली जाए तो आप एक, है ना, जिसे बोलते हैं ना, जिसे आप हमसे पूछते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, तो आई मस्ट नॉट से कि ये इंपॉर्टेंट है, पर हमें कहना चाहिए कि ये ज्यादातर बच्चे ये यहीं पर अटकते हैं। तो रिवीजन में कई बार हम कहते हैं कि अगर और कट शॉर्ट करना है तो आप वो पॉइंट्स देख लो जो मैं बोल रहा हूं। तो बेटा स्लाइड्स में भले ही सारे पॉइंट्स हैं, पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में तोड़े, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो इन जनरल हमको इस समय मोस्टली क्वेश्चन किस पर मिलने चाहिए या क्या क्या देख लेना चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूं कि जैसे ऑर्गेनिक में है तो आपको इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ्स का ऑर्डर, अल्कोहल का, एसिड का, है ना, फिनॉल का, ऐसे ही बेसिक ऑर्डर ऑफ अमाइंस, है ना, जनरल टाइप की कितनी रिएक्शंस हैं, एडिशंस जितनी भी हैं, एलिमिनेशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस, है ना, जो सब्स्टिट्यूशन है तो SN1 SN2, है ना, ये जनरल रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म्स, इसको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको टेस्ट, ऑर्गेनिक में टेस्ट बहुत पूछे जाते हैं कि वो चाहे वो बेयर्स टेस्ट हो यानी कि अनसेचुरेशन टेस्ट हो, है, चाहे वो वेक्टर मेयर टेस्ट हो, चाहे वो टॉलरेंस टेस्ट हो, चाहे वो फेलिंग टेस्ट हो, चाहे वो बेनेडिक्ट टेस्ट हो, वेरियस टेस्ट, तो जितने टेस्ट हैं ढूंढकर आप एक जगह लिखिए और रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेम्ड रिएक्शन। फिर से आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि नेम्ड रिएक्शन पर, नाम पर केवल उन रिएक्शन पर अभी जाइएगा जो कि आपके जेई सिलेबस में बाय नेम दिए हुए हैं, है ना, उन्हें नेम्ड रिएक्शन की तरह याद रखिए। बाकी तो जनरल रिएक्शंस जो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में आती हैं दैट यू हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड, ऑलराइट। और इसके बाद नेक्स्ट पर अगर चलें तो हमें नेक्स्ट कौन सी बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स वाले पार्ट में आपको क्या करना चाहिए, वो जो कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और उसके बाद उनके कुछ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं, वो टेस्ट में आ जाएंगे, उन्हें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पॉलीमर्स में वेरियस पॉलीमर्स और उनके मोनोमर्स और टाइप ऑफ पॉलीमर कौन से हैं। अगर जैसे हमने आपको जो स्लाइड्स में सारे पॉइंट लिख कर दिए, वो जानबूझकर इसलिए लिख कर दिए कि आप प्रॉपरली वीडियो पॉज कीजिए और वो सारे पॉइंट नोट कर लीजिए और ऐसे ऐसे करके टिक कर दीजिए कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, और नहीं है तो प्लीज देख लीजिए उनको। दीज आर द पॉइंट्स जिस पर क्वेश्चन आते ही हैं, और ये वो पॉइंट हैं जो अपने से कभी ऐसे भूल जाने की वजह से या फिर कुछ कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हमसे पूछो कि सर फिजिकल में, तो फिजिकल में मैं बोलूंगा सबसे अच्छा तरीका, एक तो पहली बात तो बहुत आसान पार्ट है, फिजिकल इतना मुश्किल नहीं जाता क्योंकि इंडिपेंडेंट है। अब क्या होता है उसमें, इसमें जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सारे टॉपिक्स के फॉर्मूले पहली बात तो एक जगह लिख लें। ये बहुत छोटा सा काम है, सारे पॉइंट्स। जब सारे फॉर्मूले आप एक जगह लिख लेंगे तो पहली बात तो आपको इन जनरल लगभग सब कुछ एक बार ऐसा लगेगा कि हाँ रिवाइज सा हो गया। दूसरा पॉइंट, आप उनके हर फॉर्मूले पर बेस्ड एक एक टाइप के क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लें। करने का फिर मैं मतलब मेरा हमेशा से एक बात मानना है कि जब कम समय हो तो खुद को चेक नहीं, खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। अब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन से होकर गुजरिए, इट विल बी रिलेटिवली मच मोर बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। सो यू डू रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपको उस समय एक एक क्वेश्चन जो मैं करने को बोल रहा हूं हर फॉर्मूले पर, उसका मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप उनके वो क्वेश्चन एक एक देख लीजिए, कर लीजिए फटाफट, जितना कम समय में आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पूछें कि इसमें और ऐसा कोई खास पॉइंट है, जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बोलना चाहेंगे इसमें ध्यान रखें, तो यस मैं बता दूं। जैसे
अगर आप मेरे से पूछें कि बच्चे कहां कहां गड़बड़ करते हैं या उन्हें रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो गैसियस स्टेट में उन्हें जरूरत पड़ती है रियल गैस में, केमिकल इक्विलिब्रियम में उन्हें जरूरत पड़ती है लीच-एटलास प्रिंसिपल के इनर्ट गैस एडिशन एंड ऑल पर। ठीक है, इसके अलावा अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ज्यादातर सवाल बफर्स पर या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर। क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, बट ठीक है, अगर हमसे आप पूछोगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट फटाफट अगर कुछ दो देखना है तो मैं बोलूंगा बफर देख लीजिए और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस देख लीजिए। देन आफ्टर आप आगे बढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ बच्चे ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस करके रखते हैं, आसानी से बन भी जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक बार आप देख लें। ऑलराइट, ये वो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा अकेली बात नहीं है, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं ये वो पॉइंट है जो हमसे नॉर्मली रिवीजन डिमांड करते हैं, मतलब हमें इन्हें एक बार देखना ही पड़ता है ऐसा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाइए। आप अगर 12th पे आते हैं तो 12th में जैसे फॉर एग्जांपल आप काइनेटिक्स पर आते हैं तो आपको रेट कांस्टेंट के का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए और हाफ लाइफ टाइम पर मैक्सिमम क्वेश्चंस रहे हैं, है ना। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो फेराडेज लॉ और नर्स्ट इक्वेशन और कंसंट्रेशन सेल, ये वो तीन टॉपिक्स हैं जिन पर बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मुझे लगता है ये तीनों फटाफट फटाफट आप देख लें, है ना। नेक्स्ट अगर आप बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, काइनेटिक्स हो गया, अब सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में मैं कभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताता क्योंकि वो इतना सिंपल टॉपिक है और इतना छोटा है, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी एक बात बोल दूं, एक चीज है कि टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, जैसे अगर किसी ने बोला रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, अगर किसी ने बोला कि जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस किस तरीके का होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वहां पर आपके मेमोरी बेस्ड पॉइंट आ जाता है। तो टाइप ऑफ क्रिस्टल्स और उनके अरेंजमेंट्स आपको मालूम होने चाहिए। ऑलराइट, सॉलिड स्टेट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आएगा वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादातर क्वेश्चंस जो वैसे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर इन्वॉल्विंग वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर के इन्वॉल्वमेंट के साथ आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस देखेंगे, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कौन सा टॉपिक होगा, और वो टॉपिक ऐसा है कि जिसे मैं बोलूं ना बोलूं और उसे रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो है केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे अगर मुझसे आप पूछोगे कि क्या इसे रिवाइज करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये सवाल ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ना तो ये कोई चैप्टर है, ये वो बेसिक है, ये वो आत्मा है पूरी केमिस्ट्री की कि इसके बिना तो हम आगे बढ़े ही नहीं कभी। तो बॉन्डिंग तो ऐसी चीज है कि वो आपको इतनी बार यूटिलाइज हो जाती है, इतनी चीजें इतनी बार आ जाती हैं कि रिवीजन जैसी कोई बात कहना भी गलत होगा उसके लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है जैसे सरफेस, तो सरफेस वाले पार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें ज्यादातर पार्ट आपके पास सब इंफॉर्मेटिव वाला है, तो इसलिए हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें एनसीईआरटी गुड एनफ है। अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हैं, यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व, है ना। ऐसे ही इनऑर्गेनिक पे आ जाते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक में देखेंगे, ऑल्दो मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों की स्लाइड्स में ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करके दिए हैं जानबूझकर, ताकि आप वो वहां पर वीडियो पॉज करें और प्रॉपरली ये पॉइंट लिख लें, इन्हें आप फटाफट देख लें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पता चल जाएगा, और फालतू की चीजों पर आपका स्टे नहीं होगा, टाइम खराब नहीं होगा। इनऑर्गेनिक में जैसे अगर हमसे पूछो कि बहुत लंबा सा सिलेबस है, तो मैं उसको बहुत शॉर्ट कर देता हूं आपके लिए, जो आप एक्चुअली हमसे एक्सपेक्ट करते हो। सर कुछ ऐसा बताओ जो हम अंदर से चाहते हैं, ऐसे आप बोलोगे कि पूरा पढ़ लो, तो वो तो कोई भी पढ़ लेगा, सही बात है, डेफिनेटली आई नो। अपना सेशन ही इस बात पर है कि 20 दिन कैसे यूज करें। तो जवाब है, अगर आप पूरे ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करते हैं मुझसे, तो ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको केवल कुछ कंपाउंड्स, उनके नाम, उनके स्ट्रक्चर और उनका कोई कलर है तो कलर, इन पर मैक्सिमम सवाल आए हैं कि भाई N2O3 का कलर क्या होता है, एटसेट्रा, ऐसा करके सवाल पूछे गए, या फिर उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, या फिर कोई पूछेगा मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर बता दो, या फिर पूछेगा यहाँ पर कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड हैं ये बता दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चाहे वो ऑक्साइड्स हो या कोई भी। ऐसे ही
ब्लॉक केमिस्ट्री में दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि द कंपाउंड्स जो आपके जेई सिलेबस में दिए हैं, तो आप उनकी प्रिपरेशन का तरीका क्या है वो स्पेशली देख लें, हीटिंग इफेक्ट स्पेशली देख लें, बाकी आप छोड़ सकते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस पर बहुत से सवाल पूछे गए हैं, तो एक बार डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस स्पेशली NaOH के साथ बहुत से कंपाउंड्स की बहुत बार पूछी गई, जैसे Cl2 के साथ है, जैसे सल्फर के साथ है, ये सारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट आते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो तो मेंस और एडवांस सभी के लिए है, पर अभी बात हम मेंस की कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए और उसमें बहुत रिवीजन की जरूरत भी नहीं है। उसमें एक तो बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एक्सेट्रा इन पर क्वेश्चन रहता है, और दूसरा क्वेश्चन जो उसका रहता है वो आइसोमेरिज्म का सवाल रहता है। तो आई थिंक these two parts are there, nomenclature etc simple part बच्चे कर ही लेते हैं, तो एक तो ये पार्ट रहता है। उसी में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वगैरह पर कभी कभी सवाल पूछे गए हैं, एंड इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। सो मैंने पहले ही बताया कि एनसीईआरटी रिवाइज कर रखा है, तो ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। सॉल्ट एनालिसिस में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सॉल्ट एनालिसिस में सिर्फ उन्हीं रेडिकल्स को स्टडी करें जो जेईई मेंस में सिलेबस में दिए हैं बच्चे। ज्यादातर बच्चे बहुत ढेर सारे रेडिकल्स पढ़ने के फिराक में रहते हैं और फिर वो बहुत सा टाइम उन्हें लगता है कि चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं तो मना कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आज तक ऐसा कोई रेडिकल पूछा ही नहीं है जो सिलेबस में नहीं था। सो बी कॉन्फिडेंट, जो रेडिकल्स दिए हैं उन्हीं के आप टेस्ट पढ़ें, मोर देन एनफ। उसके बाद लास्ट टॉपिक वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या क्या देख लें, अगर हम कम समय में देखना है तो सारे टाइप के ओर्स देख लीजिए। एक सवाल तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि भाई कौन सा ओर है, इसका ओर कौन सा होता है एक्सेट्रा, इसका सल्फाइड ओर कौन सा है, इसका ऑक्साइड ओर कौन सा है, ये पैरामैग्नेटिक ओर कौन सा है एक्सेट्रा, ऐसा। और दूसरा उनके रिडक्शन मेथड, जब उनके मेटलर्जिकल प्रोसेस में उनके रिडक्शन मेथड यूज होते हैं तो कहां पर कौन सा रिडक्शन मेथड यूज होता है, दैट इज वो जो एलिंगम डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी खूब पूछे गए हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अगर मैं केवल सब्जेक्ट की बात करूं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करूं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूं, तो डेफिनेटली ये जो 3 स्लाइड्स बनाकर दी हैं इन पर लिखे हुए पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया, आपको बता भी दिए, इतना देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि वी विल बी इन द सिचुएशन कि हमने 20 दिन को बेस्ट यूटिलाइज किया। और अपना प्लान भी यही था, अपना टॉपिक भी यही था कि पेपर आसान होगा या मुश्किल, तो जवाब है पेपर आसान होगा अगर अपनी प्लानिंग जबरदस्त है। पेपर आसान और मुश्किल एक्चुअली कभी होता ही नहीं है, वो हमेशा रिलेटिव होता है। तो पेपर मुश्किल है तो सबके लिए है, पेपर आसान है तो सबके लिए है, तो इसलिए ना तो कोई मुश्किल है ना कोई आसान है, हमें तो हमेशा रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म करना है। तो अगर 20 दिन आप ऐसे यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये पेपर आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। I hope guys you will follow this plan and you will rock in the first JEE mains examination. Best of luck for that and we'll see you in the next video. Thank you. Take care. Bye bye.